और कीमती वक्त इसलिए चूंकि पिछले 3 दिन से लगातार मीटिंग्स का दौर है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हो रही है, पीएमओ में मीटिंग हो रही है, हेल्थ की मीटिंग्स हो रही है और लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि कैसे जो स्थिति बाहर है वो स्थिति कोविड की भारत में ना लौटे। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, 8 साल जो ट्रांसफॉर्मिंग मेडिकल अचीवमेंट्स हैं प्रधानमंत्री के, उस पर आपका वक्तव्य। देखिए, ये एक विश्वव्यापक महामारी है जिसके 3 लहर को पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया। इसलिए इस गंभीर वातावरण में भी जिस तरीके से भारत ने अपनी भूमिका निभाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सामान्य तौर पर विश्व के हर एक देश, और ये स्वाभाविक भी है, को चिंता थी अपने नागरिकों के बारे में, तो हर देश ने अपने दीवार खड़े कर दिए। अपनी भूमिका, चाहे वो दवाई हो, औषधि हो, वैक्सीन हो, अपने नागरिकों के लिए चिंता की। पर भारत केवल उस पूरे वातावरण में एक देश था जिस देश में शुरुआत से जो पहली उपाय हम लोगों को मिली थी कि हम लोगों को क्विनोलिन की इस्तेमाल करनी चाहिए, दूसरे दवाइयों की इस्तेमाल करनी चाहिए, उन सभी का हम लोग ने निर्यात किया। और जब जिस देश में इतिहास में कभी भी आविष्कार वैक्सीन का नहीं होता था, उसी देश में 2-2 वैक्सीन्स का आविष्कार करके 110 देशों को हमने भेजा है। ये भारत की भूमिका जो हम लोग सदैव कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार है। अगर विश्व ने किसी देश ने ये करके दिखाया है तो वो भारत ने करके दिखाया है, और इसलिए आज भारत को हर एक मंच पर सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखा जाता है। और देश में या विश्व में कहीं भी कठिनाई हो तो सभी की निगाह भारत के तरफ होती है कि आप समाधान निकाल के लेके आए। उदाहरण के तौर पर जो ये यूक्रेन की जो वॉर हुई, उसमें भी विकसित देश, यूरोपियन देश, अमेरिका, सभी ने प्रधानमंत्री जी की तरफ देख के कहा कि आप ही कुछ रास्ता निकलवाइए। और सीआईए के डायरेक्टर ने भी अपना वक्तव्य पिछले 3-4 दिन पहले दिया था कि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के आधार पर उसका असर भी पड़ा हुआ है। तो भारत की भूमिका आज विश्व स्तर पर एक अलग पहचान बन चुकी है। और कोरोना काल में भी हम लोग पूरी तैयारी, पूरी मुस्तैदी के साथ, प्रधानमंत्री जी ने कल एक हाई लेवल बैठक भी ली सभी स्तरों पर, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वैक्सीन्स हो, चाहे नागर विमानन के क्षेत्र में हो, टेस्टिंग की बात हो, सभी पर उन्होंने अपना विश्लेषण भी किया और हम लोगों को दिशा आदेश भी दिए जिसका क्रियान्वयन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, एक बात, कई फोन्स मेरे पास भी आए, मेरे फ्रेंड्स के, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक प्लान किया है अपना न्यू ईयर हॉलीडे, कई लोगों ने इंटरनेशनल वेन्यूज पर प्लान किया है। क्योंकि आप सिविल एविएशन मिनिस्टर से, तो लोग ये पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं होगा फ्लाइट रोक दी जाएगी। लोग पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ ऐसी जगह जहां से फ्लाइट्स आ रही हो तो उसको कुछ समय के लिए रोका जाए या कोई पाबंदी लग जाए। तो एक मतलब देखिए, ये एक मैं अपने तरफ से कह दूं कि आप अपने प्लान्स को जरूर यथावत ही रखिए, कोई परिवर्तन मत लाइए। ये एक स्टैटिक सिचुएशन नहीं है, ये एक डायनामिक सिचुएशन है। हर दिवस पर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, पर हर व्यक्ति को और हर यात्री को अपना प्लान यथावत रखना चाहिए। लेकिन जरूर मैं कहूंगा, जो मैंने अपने आप निभाने की भी कोशिश की है, कि सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। आप मास्क हमेशा पहनते थे, आपने उतारा नहीं? मैं मास्क ये पूरे समय में हर वक्त पहनता था। आप भी मुझे टोकते रहते थे हर बार, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मास्क की प्रक्रिया मैंने पूरी तरह निभाई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे भी कमी हो गई थी, क्योंकि अभी दोबारा कोरोना मुझे हो गया था करीब 1 महीने पहले। पर वो सतर्कता हम लोगों को सदैव रखनी चाहिए। एविएशन सेक्टर में सर, क्योंकि चाइना से, उसी से जुड़ा सवाल है कि चाइना में जो वेरिएंट है लोग कह रहे हैं बहुत खतरनाक है, और चाइना से जो पैसेंजर्स आए हैं, 2 लोग पहले थे, उसके बाद एक और हुआ,
तो क्या जो एयरलाइंस चाइना से आ रही मुझे इसकी पूरी सूचना नहीं है, जो पर मैंने आपके चैनल्स के द्वारा ही मैंने देखा भी है और पढ़ा भी है कि जहां तक वर्तमान की स्थिति है, जो स्थिति चाइना में उत्पन्न हुई है वो बिल्कुल डरावनक है, लेकिन दूसरे देशों में भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। ये BF7 जो है ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। पूर्ण रूप से हम लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और देश में भी हम लोग हर 6 घंटे में हम लोग नियंत्रण रख रहे हैं कि क्या स्थिति, कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। सर, हमने बड़ा प्रोएक्टिव रोल आपका देखा एयरपोर्ट पर, जब आप गए आपने खुद देखा, समस्या कम हुई है, लेकिन समस्या वो है, मतलब मुझे याद है कुछ दिन पहले ये मंच लखनऊ में था और मेरी भी फ्लाइट सुबह 6 बजे की थी और मैं वो फ्लाइट 6 बजे की मैंने मिस करी, दोबारा मुझे 7:30 की फ्लाइट लेनी पड़ी, बहुत डांट भी पड़ी उसके लिए। तो लोग जो है वहां पर, क्या क्राउड बढ़ गया है, क्या पैसेंजर्स बढ़ गए हैं, या जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स या स्कैनिंग सिस्टम लगाए इस वजह से डिले हो रहा है? तो पहले मैं खुशखबरी आपको दे दूं कि हमारी कोशिश रही है कि इस समस्या का हम लोग समाधान निकालें। बहुत हद तक समस्या का समाधान निकला है। मुझे विश्वास है कि अब आप जब 6 बजे की फ्लाइट पकड़ेंगे तो आप सुरक्षित और पूर्ण सहूलियत से आप प्लेन को बोर्ड कर पाएंगे। और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्थिति क्या है। एक तरफ कोरोना काल में जो एक स्थिरता आ गई थी नागर विमानन क्षेत्र में, सारे प्लेन्स जमीन पे ही अटक गए थे और एयरलाइंस की भी बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक वी शेप्ड रिकवरी हमारे देश में हम लोग ने अनुभव किया है नागर विमानन क्षेत्र में, और ये एक बहुत आत्मविश्वास का एक संकेत है हमारे नागर विमानन क्षेत्र के लिए। प्री कोविड जो हम लोगों का हाई था यात्रियों का 4,10,15,000 प्रतिदिन का, उस प्री कोविड हाई को हम लोग ने पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया है। 4,28,000 यात्री प्रतिदिन का ये नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। और पिछले 8-10 दिनों में कई ऐसे दिन गए हैं, 80% दिन, जहां 4 लाख से ऊपर हमारे यात्री रहे। तो एक तरफ हमारे देश का डिमांड बढ़ रहा है नागर विमानन से यात्रा करने के लिए, जो एक बहुत शुभ संकेत है। दूसरे तरफ हमारे एयरलाइंस हैं जो सप्लाई साइड पे, जो इतने ही इच्छुक हैं हमारे यात्रियों को यात्रा कराने के लिए, क्योंकि जितना उनका विमान चलेगा उतना उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी और उतना जो खाई कोविड के समय में और आज भी जो रेड में एयरलाइंस चल रही हैं वो लॉसेस कम हो पाएंगी। इस पूरे वैल्यू चेन के बीच में एक कड़ी होती है, वो है एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट की जिम्मेदारी है कि यात्री को सुलभ तरीके से प्लेन तक पहुंचाएं। अब कहीं ना कहीं ये विचारधारा, ये भविष्यवाणी में कमी रह गई कि इतना सर्ज होगा और डिमांड इतनी जल्दी से बढ़ेगी इस फेस्टिव सीजन में, और जरूर कमियां रहीं। और इसलिए 7 तारीख को मैंने पहली मीटिंग ली थी सारे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ, उनको स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे। और इसलिए 12 तारीख को मेरा एक एयरपोर्ट का विजिट नहीं था, मैं एयरपोर्ट में गया था मूल्यांकन करने के लिए कि जो 7 तारीख को हम लोग ने निर्णय लिए थे उन निर्णयों का क्रियान्वयन हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको उदाहरण दे दूं रजत जी, जैसे दिल्ली के एयरपोर्ट पे हमारे केवल 8 गेट हैं। हमने निर्देश दिए थे कि वो 8 गेट को बढ़ाकर हमको 10 गेट तक बढ़ाना होगा, क्योंकि पहला चोक पॉइंट एयरपोर्ट के लिए एंट्री गेट का था, जहां लंबी लंबी कतार लगी थी। और वहां बैठकर 7 तारीख को मैंने उन लोगों को निर्देश दिया था कि आप हर एक गेट पे एक अशरर को भी खड़ा करिए, ताकि अगर गेट नंबर 8 पे क्राउड कम है, वो अशरर निवेदन करे यात्रियों को कार्यकर्ता हूं और एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी भूमिका रहेगी, चाहे वो बूथ लेवल पे हो, चाहे वो विधानसभा लेवल पे हो, चाहे वो जिले स्तर पे हो, चाहे वो संभाग स्तर पे रहे, चाहे प्रदेश में दौरा के आधार पर रहे। मेरी भूमिका एक भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में रहेगी, जिस भावना के साथ पिछले 3 वर्षों में मैंने कार्य किया है। लेकिन समय समय पर आपका नाम आता रहता है कि हाँ टॉप पोस्ट। रजत जी, आप मुझे करीब 18-20 साल से जानते हैं
और मैं उस परिवार का सदस्य हूं, चाहे मेरी आजी अम्मा हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, चाहे मैं हूं। हमारा एक ही मकसद है और वो है जनसेवा। और राजनीति, मैं मानता हूं, केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। आपके चेहरे पे खुशहाली आए, हमारे यात्रियों के चेहरे पे खुशहाली आए, स्टील के सेक्टर में जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको मैं निभाऊं, यही मैं अपना कर्तव्य नहीं मानता हूं, ये अपना धर्म मानता हूं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपको जाना भी है। भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, कई लोग कांग्रेस पार्टी से गए, लेकिन समय समय पर, जैसे मध्य प्रदेश में भी थे, तो जितनी भी टिप्पणी होती है वो सबसे ज्यादा आप पर ही क्यों होती है? आप कहिए तो मैं कोट आपको बता सकता हूं, जयराम रमेश जी ने क्या कहा, वो आपने भी देखा मैं होगा। तो अपने आप को खुशनसीब समझूं, और क्या कहूं मैं? अभी भी और जो जिन लोगों का, जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, नाम में तो उनका राम है, लेकिन जुबान में तो जहर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए।